नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानों की, खास छोटे किसानों की। 86% वैसे भी इस देश में जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, रकबा 2 हेक्टेयर से नीचे का है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से एक सपना देखा कि छोटा किसान बने देश की शान। और देश की शान बनने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं किसान को, छोटे किसान को। एक तो मेहनत की माकूल कीमत यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार कहती है एमएसपी था, है, रहेगा। इसकी हम वानगी आपको दिखाएंगे। और दूसरा खाद नहीं डालोगे तो फसल कैसे उपजाओगे। अब एमएसपी की जहां तक बात रही, खरीफ की जो फसल है उसकी कटाई चल रही है, मंडियों में फसल आ गई है। खास धान सबसे ज्यादा खरीदी एमएसपी पर धान की होती है पूरे देश में। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की यह तस्वीर है, लखीमपुर खीरी की यह तस्वीर है। एक किसान 15 दिन से 1 अक्टूबर से धान की खरीदी शुरू हो गई है। 2 चरणों में खरीदी होती है। धान बेचना चाह रहा था, बिका नहीं। परेशान, हताश, गुस्साए इस किसान ने, समोद सिंह इसका नाम है, अपनी मेहनत पर, अपनी फसल पर, अपनी रोजी रोटी पर पेट्रोल छिड़क कर, तेल छिड़क कर आग लगा दी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहने को कागजों पर एमएसपी में इजाफा किया गया है। जो खरीफ की फसलें थी इजाफा किया और 1868 रुपए प्रति क्विंटल जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसे बढ़ाकर 1940 रुपए कर दिया गया। 72 रुपए का इजाफा। लेकिन हकीकत क्या है? सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा, पंजाब, कुछ इलाके मध्य प्रदेश के जहां पर धान की खेती होती है, वहां पर दरअसल धान 1000 से 1200 रुपए पर बिक रहा है। 940 रुपए कम न्यूनतम समर्थन मूल्य से। और जहां इससे ज्यादा दाम मिल रहे हैं वहां पर क्या कह रहे हैं जो ये आड़ती हैं, जो बिचौलिए हैं, वो कहते हैं 2 महीने बाद दे देंगे पैसे, तो ले लो 1200-1400 रुपए का दाम। किसान को यह बात रास नहीं आई। यह मोहम्मदी इलाके की मंडी है, समोद सिंह, फिर से नाम बता रहा हूं किसान का, बीजेपी के ही पीलीभीत से 3 बार के सांसद वरुण गांधी क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के किसान श्री समोद सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में मारे फिर रहे थे। जब धान नहीं बिका तो निराश होकर इसमें स्वयं आग लगा दी। इस व्यवस्था ने किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। कृषि नीति पर पुनर्चिंतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और यहां आपको बता दूं, एमएसपी पर 9% के करीब खरीदी होती है देश में और 23 फसलें हैं। और उनमें से 40% खरीदी धान की होती है, 39% खरीदी गेहूं की। बाकी फसलों की तो 5% से कम खरीदी होती है। और इसी का नतीजा कि अपनी मेहनत पर आग लगा दी समोद सिंह ने। पर सिलसिला यही नहीं रुक रहा है। खरीफ की फसलों की तो कटाई हो गई, अब बुआई की बारी है रबी की। और सबसे अहम फसल 39% जिसकी खरीदी होती है वो है गेहूं, राई, आलू। खास उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में आलू उगाया जाता है। और इसके लिए 3 तरह के खादों की जरूरत होती है। किसान भाई मुझसे बेहतर जानते हैं, पर जो लोग किसानी से वाकिफ नहीं हैं उनको भी थोड़ा बता दूं। एक खाद होता है यूरिया,
एक होता है डीएपी और एक होता है एमओपी, जिसे पोटाश भी कहते हैं। इन खादों की जरूरत होती है और इसमें सबसे जरूरी एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मिक्स, ये फॉर्मूला होता है। दो तरह के एनपीके के खाद आते हैं। एक में 10:26:26 10/26/26 अनुपात होता है, यानी कि 10% होगा नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस, 26% पोटेशियम। और एक होता है अनुपात 12/32/16। अब डीएपी जो एनपीके है, एनपीके के दामों में आग लगी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आग लगी हुई है। सरकार ने सब्सिडी भी दी है। सरकार ऐसा नहीं है कि संवेदनशील नहीं है किसानों के प्रति, लेकिन दाम ऐसे बढ़ रहे हैं कि अब इफ्को, बहुत से किसान भाई इफ्को से खाद खरीदते हैं। 265 रुपए इजाफा कर दिया गया है एनपीके के कट्टे पर। 50 किलो का कट्टा जो 1175 रुपए में आता था, वो 1440, 265 रुपए महंगा हो गया है। दूसरा जो 12/32/16 के अनुपात वाला है, वो 1185 रुपए में आता था, वो 1450 रुपए हो गया। दोनों जगह 265 रुपए का इजाफा। पर इसमें तो फिर भी काम चला लेगा, अभी इंतजार कर लेगा किसान। लेकिन जो डीएपी है, जब आप बुआई शुरू करते हैं, सबसे पहले डीएपी की जरूरत होती है और डीएपी मिल ही नहीं रहा। लूट मची हुई है, लूट। ट्रक लूटे जा रहे हैं। सुबह 2 बजे से किसान लाइन में खड़े हो जाते हैं। डीएपी का कट्टा चाहिए, पूरे दिन खड़े रहते हैं, लेकिन डीएपी नहीं मिलता। तो डीएपी नहीं मिलेगा तो बुआई कैसे शुरू करेगा? 15 नवंबर से तो गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है, आलू की शुरू हो चुकी है, राई की भी शुरू हो गई है। और आलम ये ललितपुर, उत्तर प्रदेश का ही इलाका है। ललितपुर में खाद की ऐसी किल्लत, लाइन में खड़े एक किसान के सीने में दर्द हुआ, मौत हो गई। लाइन में खड़े खड़े एक ने फांसी लगाने की, आत्महत्या करने की कोशिश की, उसे वहां खड़े बाकी किसानों ने रोका। रीवा में, यह मध्य प्रदेश की तस्वीर बता रहा हूं, कुछ ही दूरी पर मुरैना भी है। मुरैना में तो लूट हुई। रीवा में मैं कुछ हेडलाइन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा अलग अलग अखबारों की। जब डबल लॉक का ताला खुला तो पता चला डीएपी नहीं है। पुलिस के साए में दिन भर बटी यूरिया, सोमवार को डीएपी की रैक आने की संभावना, सोमवार को आएगी। खाद की मांग ऊंट सी, वितरण जीरा जैसा, ऊंट के मुंह में जीरा हो रहा है। मकरवट गांव है, सीता शरण वो बता रहे हैं 4 बजे से लाइन में खड़ा रहा, खाद नहीं मिली। कचूर के अश्विनी द्विवेदी ने बताया 5 बजे से लाइन में खड़ा रहा, लेकिन बताया गया डीएपी है ही नहीं। नागेंद्र सिंह ने कहा कि वितरण करने वाले मनमानी कर रहे हैं। जुड़मनिया के संजीव सिंह सुबह 6 बजे से लगे रहे लाइन में, रात हो गई, घर खाली हाथ लौटना पड़ा। और यही हाल हरियाणा का भी है, यही हाल पंजाब का भी है। हरियाणा में सफीदो, मडलौडा, कैथल, पंजाब में जालंधर, एक सुर में किसान कह रहे हैं जी डीएपी बाजार में है ही नहीं। तो छोटा किसान कैसे बनेगा देश की शान? खाद का इंतजाम क्यों नहीं हो पा रहा? मालूम है, मानते हुए, जानते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आग लगी हुई है, दोगुना हो गया, तो इसी की तो व्यवस्था करनी होती है। या किसान खुद मुख्तार हो जाए, खुद ही खाद का भी इंतजाम कर ले। इस पर चर्चा करेंगे।
ये गंभीर चर्चा है, हमारे अन्नदाता से जुड़ी चर्चा है। और जो हम खाते पीते हैं, जो उगाते हैं, उन्हें उगाने में कितनी दिक्कतें हैं, उसका सबब आपके सामने पेश होना चाहिए। आज का सबसे बड़ा सवाल एमएसपी तो है, मिलती कहां है? और बिन खाद खेत सून, वो पुरानी कहावत है ना, बिन पानी सब सून। तो बिना खाद तो खेत सूने ही रहेंगे ना। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में और खेतीबाड़ी से भी ताल्लुक रखते हैं, अर्थव्यवस्था को समझते हैं, माधव आनंद, भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा संघ है, उनके वरिष्ठ नेता प्रमोद चौधरी मेरे साथ हैं, और दो किसान आंदोलन से जुड़े बड़े चेहरे युद्धवीर सिंह और अभिमन्यु कुहाड़ मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो पहले बात एमएसपी की, धान की बात करते हैं। सरकार ने 72 रुपए बढ़ाई है और यह मैंने शुरुआत में भी बोला संजू, लेकिन समोद सिंह अपने फसल पर, अपनी मेहनत पर इस तरह से आग लगा दें, 15 दिन तड़पते रहें बेचने के लिए और एमएसपी पर ना बेच पाएं, दर्द होता है दिल में, सीने में। संदीप जी, मैंने आपकी इंट्रोडक्शन बड़े गौर से, धैर्य से और ध्यान से सुनी। आपने कई अहम तथ्य सामने रखे हैं। जो समोद सिंह के साथ हुआ, उसके लिए ये कहना कि मैं अफसोस जताती हूँ, थोड़ा छोटा शब्द लगेगा, क्योंकि किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे किसान हमारे लिए, हमारे अन्नदाता हैं, हमारे ऊर्जादाता हैं। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, जय जवान जय किसान ये सिर्फ एक नारा नहीं है, किसानों का हित, इसके प्रति नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है। मैं इस मसले पर आपके साथ कई डिबेट्स पर, कई बहस पर मैं भाग ले चुकी हूं। मुद्दे की बात यह है संदीप जी की राजनीति को यदि हम थोड़ा अलग थलग करें, आपने आज एक सबसे अहम मुद्दा उठाया खाद का। आपको भी पता होगा कि कुछ महीने पहले खाद की डीएपी की सब्सिडी को मोदी सरकार ने 500 रुपए प्रति बैग से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग कर दी, विच इज 140% की बढ़ोतरी थी। अभी लोगों ने कहा कि 140% की बढ़ोतरी, 140% इंक्रीज इज नॉट गुड इनफ। इसके लिए सरकार को जो टोटल लागत होगी सब्सिडी बढ़ाने के तहत, वो है 14,775 करोड़। अभी आंकड़ों को अलग रखते हैं, आप आंकड़ों की समझ बहुत अच्छी तरह रखते हैं, आपने खुद बताया, और मैं आपके दर्शकों को सिर्फ दोबारा एक बात कहना चाहती हूं कि जो खाद, जो डीएपी पर टन की लागत 2019 के एंड या 2020 में 400 या 440 रुपए प्रति टन थी, $440 पर टन, $440 पर टन, वो आज $670 to $680 पर टन हो गई। मैं थोड़ा सा और ठीक कर दूं, आप बिल्कुल अच्छी सही फिगर बता रहे हैं। संजू सुनिए ना, आपने 2 साल पहले का आंकड़ा बताया, मैं पिछले साल का बता रहा हूं, $370 पर टन डीएपी का रेट था, और बिल्कुल सही बताया आपने, 675 से $680 पर टन अब हो गया है। आपने दाम भी बढ़ाए। देखिए हो क्या रहा है, अब हम खाद पर ही आ जाएं। इफ्को ने क्या किया जी, इफ्को ने दाम बढ़ा दिए एनपीके के, और कहा कि 15 तारीख से ये दाम लागू होंगे, और पुराना जो माल है पुराने दाम पर ही बिकेगा। पर हम 265 रुपए अभी बढ़ा रहे हैं, एनपी पर भी 70 रुपए बढ़ा दिए। मिल तो अभी वही रहा और मिल भी नहीं रहा। बिना डीएपी के तो आप बुआई शुरू ही नहीं कर सकते। एक मिनट संदीप जी, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। मैंने इसीलिए बिना विदाउट ट्राइंग टू शव थिंग्स अंडर द कार्पेट, मान के चलिए कि जो खाद हमको $440 पर टन मिल रहा था, मतलब 33,000 रुपए, वो आज हमको $680, 51,000 रुपए प्रति टन पे मिल रहा है। ओके, नाउ द प्रॉब्लम यहां पर मुझे लगता है किल्लत की नहीं, प्रॉब्लम यहां पर होर्डिंग की है। और बहुत अच्छा किया जो आपने इस और हम लोगों का जो अटेंशन है हमारी, वो इस पर फोकस करवाई है। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स में वी ऑल नो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स फाइनली तय करते हैं कि किस चीज का मूल्य क्या होगा, बट डिमांड सप्लाई को अलग रखकर
यदि प्राइसेस इस तरह पे हैं तो इसके पीछे आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी और सरकार की जिम्मेदारी है ना, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? तो मैं एक मिनट संदीप जी, आपने जो कहा मैं उससे ये नहीं कहती हूं कि मैं इसको मानती नहीं। मुझे एक चीज आपकी सही नहीं लगती है। आप जब भी, और प्लीज अभी मुझे टोकिए मत, क्योंकि आप कहते हैं कि आपकी डिबेट पर डिबेट कम और चर्चा ज्यादा होती है। तो मैं एक इंटेलेक्चुअल चर्चा के तहत यह पूछना चाहती हूं, यदि उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी के तहत यदि खाद के दाम बढ़े हैं तो गलत है, हरियाणा में ऐसा हुआ है तो भी गलत है। पर संदीप चौधरी जी जो इतने सक्षम जर्नलिस्ट हैं, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा, चाहे डीएपी की किल्लत हो, चाहे यूरिया की किल्लत हो, हर किल्लत में सबसे अव्वल दर्जे पर यदि आज कोई राज्य है वो है राजस्थान। एक और चीज, आपने एमएसपी पर भी कुछ बातें कही अपने एमएसपी पर आते हैं ना, पहला मुद्दा तो वही है। हाँ। नहीं संदीप जी प्लीज, आप बहुत बोल लेते हैं, उसके बाद मेरे को जवाब तो देने दीजिए, फिर आप मेरे को रिबट करिए। आप ही का शो है, आप चाहे तो मेरी आवाज को म्यूट भी कर सकते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। ओके संदीप जी, वन मोर थिंग, मैं कहती हूं यदि कहीं हो रहा है तो गलत हो रहा है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन। इस बात में मैं आपके साथ हाँ में हाँ हूं। मैंने सिर्फ आपसे कहा है कि संदीप चौधरी जी ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश के रीवा में ऐसा हुआ, हरियाणा में ऐसा हुआ, और पंजाब के जालंधर भूल गई आप, पंजाब के जालंधर भूल गई जहां पर डकैती हो रही है, लूटपाट हो रही है। तो कर लूं। हाँ। अरे अपनी बात प्लीज संदीप जी खत्म कर लेने दीजिए। हाँ। ये क्या तरीका है? वही संदीप चौधरी कभी ये नहीं बताते हम दर्शकों को कि बाजरे का जो एमएसपी है वो अभी 2250 रुपए प्रति क्विंटल है। बाजरे की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1540 रुपए प्रति क्विंटल। और अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बाजरा खरीद रही है 1100 रुपए प्रति क्विंटल में। कोई अशोक गहलोत की सरकार को पूछेगा कि क्यों नहीं पूछेंगे? आपको ये कहां से इल्म हो गया? ऐसा है, ये मेरा आदमी तेरा आदमी, पूरा देश हमारा, हर सूबे में जो लोग हैं वो हमारे, सबके दुख दर्द के सवाल मैं पूछता हूं और पीछा छोड़ता नहीं हूं आखिर तक। लेकिन के साथ अभिमन्यु कोहाग, क्योंकि आप हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, धान की खरीदी 1000-1200 रुपए पर हो रही है ना, पर आखिरकार आंकड़ा बताया जाएगा प्रोक्योरमेंट कितनी हुई जी, पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना हमने धान ज्यादा खरीद लिया, इतने पैसे, इतने 1000 करोड़ किसान के खाते में आ गए। पर यह किसान जो खरीदी शुरू हो गई है और बेच नहीं पा रहा है और मजबूरन 1000-1200-1500 पर बेचना पड़ता है क्योंकि त्योहारों का मौसम है, शादी ब्याह भी अब शुरू होने वाले हैं, उसको पैसे की दरकार होती है। संदीप जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया। पहली बात, सरकार ने क्या किया कि जो 25 तारीख को खरीदी की डेट थी, पहले उसको डिले करके 1 तारीख किया। उसके बाद सरकार का ये आ गया था कि 11 तारीख से खरीदी होगी। लेकिन जब संयुक्त किसान मोर्चा ने उसका विरोध किया और बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के एमपी के घरों का घेराव किया गया, तो इन्होंने प्रेशर में आके 3 तारीख से खरीदी शुरू करा दी। लेकिन उसके बाद जो सरकारी एजेंसियां थी वो कभी नमी का बहाना बना के, कभी कुछ और बहाना बना के उन्होंने किसानों की खरीद शुरू नहीं की। इसके पीछे खेल क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। मैं यूपी का उदाहरण लेता हूं। अब की बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम 70 लाख मीट्रिक टन की खरीदी करेंगे, और उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे आके कहते हैं कि भाई हमने तो 2 गुनी खरीद कर दी, 3 गुना खरीद कर दी। लेकिन उसका फंडा क्या है? यूपी के अंदर हर दोराहे, हर तिराहे, हर चौराहे पे प्राइवेट खरीद केंद्र बने हुए हैं। वो किसान से उसका धान लेते हैं क्योंकि किसान को आगे रबी की फसलों की बुआई भी करनी है। हाँ, पैसे चाहिए, उसको फर्टिलाइजर चाहिए, उसको बीज चाहिए, उसको त्योहार भी आ रहा है जैसा आपने खुद बताया। तो होता क्या हुआ, प्राइवेट केंद्र क्या कहते हैं कि आपको 1000 रुपए मिलेंगे। यदि आपको नगद चाहिए तो आपको अभी 1000 रुपए मिलेंगे, जिस धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपया है। और यदि आपको 1 से 2 महीने बाद पैसे चाहिए तो आपको 1100 से 1200 रुपया प्रति क्विंटल मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी जमीन के कागजात उन प्राइवेट लोगों को जमा कराने पड़ते हैं। वो प्राइवेट लोग क्या करते हैं, उन जमीन के कागजातों के आधार पर फर्जी पंजीकरण कराते हैं और सरकार को फिर वो बेचते हैं 1940 रुपया क्विंटल में।
किसान को मिलेगा 1100 से 1200 रुपया क्विंटल, लेकिन वो व्यापारी वो 1940 रुपए में सरकार को बेच रहा है। सरकार क्या दिखाएगी कि देखिए भाई, हमने तो अपना इतना कोटा बोला था और हमने कोटा पूरा कर दिया। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या वो कोटा किसान से खरीद के पूरा हुआ है या प्राइवेट लोगों से खरीद के पूरा हुआ है? सबसे गंभीर सवाल। अभी बीजेपी की प्रवक्ता बाजरे की बात कर रही थी, इनको मैं बता दूं, हरियाणा में सरकार ने कहा, इनकी ही सरकार है, उन्होंने कहा कि हम भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपया प्रति क्विंटल देंगे। बाजरे का एमएसपी 2250 रुपया क्विंटल, लेकिन 1100 से 1000 से 1100 रुपए में बाजरा बिक रहा है। आप आइए, राजस्थान का उदाहरण दिया ना संजू वर्मा ने। आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे राजस्थान की बात करेंगे, जहां हनुमानगढ़ में धान की खरीदी शुरू कराने के लिए जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने संज्ञान लेके वहां के दोषी पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई करा के उनको लाइन हाजिर करवाया है। यह भी हम बताना चाहते हैं। बाजरे में इन्होंने क्या किया संदीप जी, कहा कि हम 600 रुपया प्रति क्विंटल देंगे भावांतर भरपाई के तहत। अब किसानों को मैसेज भेजे जा रहे हैं इस समय कि भाई, हमने आपका जब सत्यापन कराया तो आपके खेत में बाजरा नहीं था, आपके खेत में तो धान था, आपके खेत में तो ईख थी, आपके खेत में तो और कुछ चीज बता दी बाजरे के अलावा, ताकि वो भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपया प्रति क्विंटल ना देने पड़े। और आज हम एक बात कह रहे हैं, आज से 2 महीने 3 महीने बाद निश्चित तौर पे इस मुद्दे पे डिबेट होगी। जो 500 करोड़ रुपया, तो ये सरकारों का चरित्र है, ये सरकारों का चरित्र है। वो कोई भी सरकार हो, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और दल की हो, ये चरित्र है ना, किसानों को उसकी मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलती। निश्चित तौर पे संदीप जी, और यही कारण है पिछले 17 सालों में, हम तो 17 साल की बात करते हैं, जो ओईसीडी अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जिस एमएसपी का वादा लगातार यूपीए और एनडीए ने किया, जो एमएसपी किसानों को नहीं मिला जिसका वादा हुआ था, उसके कारण किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और किसानों के ऊपर यदि आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दिया जाए तो किसानों के ऊपर कर्जा है मात्र 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का। तो यदि हमारा कर्जा भी काट दिया जाए तो सरकारों के ऊपर हमारा 35 लाख करोड़ रुपया बकाया बनता है। और एक महत्वपूर्ण बात संदीप जी, आज उस सवाल का समय है। आप कई बार पूछते हैं ये सवाल कि यदि एमएसपी की गारंटी हो जाए तो क्या बात बन जाएगी? हम बार बार ये बात कहते हैं कि सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी, कानून भी रिपील करने होंगे। उसका अभी एक इसी घटना से जुड़ा हुआ मैं आपको एक चीज बताता हूं। जो ये नए कानूनों के तहत प्राइवेट मंडी खोलने की बात कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम है, उसका फर्क क्या हुआ हमें समझना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग एपीएमसी सिस्टम में एक फंड होता है एचआरडीएफ के नाम से, जिसमें 2% मार्केटिंग बोर्ड को जाता है, आधा % अभी डीसी को जाता है हरियाणा में, जो पहले 4% था, 2% था। यदि किसी किसान के साथ खेत में अनहोनी हो जाती थी तो उस फंड के तहत किसान को मुआवजा दिया जाता था। उस फंड के तहत ग्रामीण इलाकों की सड़कें विकसित की जाती थी ताकि किसानों की कनेक्टिविटी मंडी सिस्टम से अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। हमारा सवाल है कि क्या प्राइवेट मंडियां वो ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए फंड देंगी? क्या प्राइवेट मंडियां? वाजिब सवाल है, लेकिन युद्धवीर सिंह, एक मिनट अभिमन्यु, और ये सिर्फ एमएसपी की बात नहीं है। एमएसपी तो प्ले में तब आती है युद्धवीर सिंह, जब आप अपनी बुआई करेंगे, फसल उगाएंगे, वो पकेगी, वो काटोगे और फिर मंडी लेकर जाओगे। पर यहां खाद को लेकर जो मारकाट मची हुई है, खास डीएपी को लेकर, डीएपी के बिना आप बुआई कर सकते हैं क्या? यूरिया तो चलो बाद में 20-25 दिन बाद डालते हो, खेत जोतने के बाद, बुआई करने के बाद। डीएपी के बिना क्या हो पाएगी बुआई? हो सकती है क्या बुआई? देखिए संदीप जी, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही। डीएपी शुरुआत में हमको चाहिए। डीएपी की बुआई पहले होती है, बाद में बिजाई होती है, बाद में हम बीज डालते हैं उस खेत में। और जब डीएपी इनिशियल जो तैयारी है हमारी, जो प्राइमरी स्टेज पे जो हम काम करते हैं, वही नहीं होगी तो बुआई कहाँ से होगी खेत में? और सरकार को ऐसा नहीं है कि किसान पहली दफे बुआई कर रहा, हर साल हर सीजन पे, रबी और खरीफ की 2 जो हमारे सीजन होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट का पता है। सरकार को ये पता है कि देश में कितना रकबा है, कितना रकबा सिंचित है, कितना असिंचित है, और किस प्रदेश में सीजन पे कितनी डिमांड होती है, सरकार अच्छी तरह जानती है। सरकार का और नहीं जानती है तो उस सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। नहीं, सब्सिडी बढ़ाई है ना, नई चीज नहीं है। नहीं, और उसकी फॉस्फेट और पोटेशियम को लेकर सब्सिडी 28,655 करोड़ कर दी है ना।
सब्सिडी बढ़ाई सरकार ने। संदीप जी, हाँ, क्या करेंगे, क्या करें सब्सिडी का जब अवेलेबल नहीं है हमको? तो वो चाहिए, खाद चाहिए। सब्सिडी घटाई बढ़ाई तो जब देखा जाएगा, सब्सिडी बढ़ा के और मार्केट में खाद है नहीं, बुआई हम कर नहीं पा रहे हैं, उस बढ़ी हुई सब्सिडी का क्या करेंगे? हमारा तो सीजन गया। आप समझते हैं कि 2 दिन 4 दिन की बुआई में भी नमी चली जाती है खेत की, और खेत की जो किसान की मेहनत होती है, जो किसान खेत को बुआई के लिए तैयार करता है, उसको अगर 4 दिन खाद नहीं मिलती है तो उसकी तमाम मेहनत खराब हो जाती है, उसका उत्पादन वैसे तो बड़ी साफ गोई से, ईमानदारी से संजू वर्मा ने ये बात तो मानी कि कालाबाजारी हो रही है, होर्डिंग हो रही है, लोग अवैध भंडारण कर रहे हैं, ये बात मानी संजू वर्मा ने। संदीप जी, आज पहले जहां से इन्होंने शुरुआत किया, जो संवेदना इन्होंने उस किसान के प्रति प्रकट की, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी से हटके भी संजू वर्मा सोचती हैं। लेकिन फिर अंत में ये बहस को जो है हरियाणा और राजस्थान के वो छोड़ के, इंसिडेंट छोड़ के, जहां खादों को लूटा जा रहा, जहां किसान बर्बाद हो रहा, इन्होंने उसको साइड लगा के राजस्थान ले गई। हम ना राजस्थान को नंबर दे रहे हैं, ना हमारा मतलब कांग्रेस और बीजेपी से नहीं है। हमारा जो संबंध है, हमारी जो शिकायत है, वो सरकार से है, जिसका दायित्व है कि ये तमाम प्रबंध वो करे, चाहे वो अव्यवस्था, चाहे वो शॉर्टेज राजस्थान में है, चाहे वो बीजेपी शासित प्रदेशों में। इनको बड़ा दिल रखते हुए इसको स्वीकार करना चाहिए। ये एकदम उसको राजनीति की तरफ घुमाना ये शोभा नहीं देता। आप प्रवक्ता नहीं, किसान तो पूरे देश के हैं ना, मैं समझ गया आपकी बात माधव आनंद। किसान तो पूरे देश के हैं, हर सूबे में अलग अलग राज्य हैं, उस हिसाब से आप बांटने लग जाएंगे, दिक्कत है ना। क्या आप दिक्कत को डिनाई कर रहे हैं? ये गेहूं की बात नहीं है कि डीएपी की जरूरत पड़ेगी, राई है या आलू उगाना है, इन चीजों के लिए वो तो बुआई का सीजन, बिजाई का सीजन शुरू हो गया है, और आप घूम रहे हैं जी खाद चाहिए, लाइनें लगी हुई हैं। मैंने कितने उदाहरण दिए, रीवा के हों, मुरैना के हों, ललितपुर के हों, कैथल के हों, जालंधर के हों, यही हाल है ना पूरे देश में। संदीप जी, आपने जो सवाल उठाया है बहुत ही वाजिब सवाल है, और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसान भाइयों की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लेकर हम सभी लोगों को, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, राजनीति करने से बचना चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, चाहे जिसकी भी सरकार है, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अन्नदाता भाइयों की जो समस्या है, चाहे वो धान के पैदावार खरीदने की बात हो या खाद से रिलेटेड समस्या हो, समस्या का समाधान करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहां जिस स्टेट की आपने बात की, अभी उत्तर प्रदेश की बात की, हरियाणा की बात की, राजस्थान की बात हुई, पंजाब की बात हुई, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ये सिस्टम क्या होता है? आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, ये सिस्टम सबसे आसान चीज होती है। जैसे किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कंपनी, हमारी भी, जैसे वी आर पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अरे भाई मैनेजमेंट का फैसला, ये मैनेजमेंट कौन सी चिड़िया होती है, या ये सिस्टम क्या होता है? सिस्टम तो सरकार होती है ना, प्रशासन शासन है। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, उसी पे मैं आ रहा था संदीप जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका हमेशा से सम्मान करता हूं, करता रहूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यही कहने का मतलब है कि जिस जिले की आप बात कर रहे हैं, वहां के जो डीएम है, आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई? अगर कालाबाजारी हो रही है या स्टॉक में है, फिर भी किसान भाइयों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड है यानी डीएम, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बनती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जीडीपी का कितना अहम हिस्सा कृषि हम सबको पता है, इसीलिए किसान भाइयों की जितनी समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि झांसी की एक और हेडलाइन आपको सुना दूं। अमर उजाला की हेडलाइन है, किसान भाइयों इनसे बस वायदे ले लो, खाद नहीं दिला पाएंगे ये। सांसद और विधायकों के लिए मुद्दा नहीं है खाद, साध रखी है चुप्पी, मांग में इजाफा होने से हासिल करने के लिए मची है मारामारी। सांसद, विधायक, प्रशासन सब चुप हैं। देखिए संदीप जी, मैंने बोला था कि केंद्र सरकार संवेदनशील है, राज्य सरकारें भी संवेदनशील है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो आप ही ने कहा, नारा दिया कि छोटा किसान देश किसान। पहले लोग बड़े किसानों के बारे में ही सिर्फ बात करते थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब छोटे किसान
उसकी भी बात करते हैं और देश की शान बताते हैं। तो किसान की एक एक समस्याओं को लेकर सरकार कितनी चिंतित है। हाँ, कमियां हैं, मैं नहीं कहता हूं कि कमियां नहीं है, इतनी बड़ी तो ये इतने उदाहरण जो हैं सरकार इनका संज्ञान नहीं लेती है क्या, या संज्ञान नहीं लेगी? वो ललितपुर की बात हो, रीवा की बात हो, मुरैना की बात हो, हरदोई में 43,900 बोरी डीएपी की जरूरत रोजाना, उपलब्ध 7,100 बोरी। निश्चित रूप से सरकार हर चीज को संज्ञान में लेगी। और मैं आपको धन्यवाद दिया कि आप हमेशा इस तरह के ज्वलंत मुद्दों को उठाते आए हैं, और सरकार भी आपके शो को देखती है कि आखिर ये समस्या है तो समस्या पर निदान कैसा हो। लेकिन सरकार पे क्वेश्चन मार्क लगाना, प्रदेश की सरकारों पे क्वेश्चन मार्क लगाना, राजनीति इसमें आना, ये कतई उचित नहीं है। ये कतई भी उचित नहीं है। सुरेंद्र राजपूत, मतलब सवाल सरकार पर, केंद्र हो, राज्य सरकारें हो, वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सवाल उठाना गलत है। तो भाई सवाल किससे पूछें? संदीप भाई, मैं आपको बताऊं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, आप प्रस्तोता हो। एक चीज खाली बता दूं, आप भी किसान के बेटे हो, मैं भी किसान का बेटा हूं। आप एक चीज को बहुत स्पष्ट समझ लो, किसान के लिए जो भी गलत काम करेगा, वो मेरी सरकार हो, इनकी सरकार हो, किसी की सरकार हो, पाप की भागी होगी, श्राप की भागी होगी, नरक की भागी। एक बात बहुत साफ है। अब आप एक चीज को देख लो कि कितनी साफ गोई से भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने सारी की सारी चीजें जो है वो डीएम पर और एसपी पर डाल दी। असलियत इसकी क्या है? आप चीन ने पिछले साल से हमारा यूरिया और पोटास बैन कर रखा है, जबकि चीन को हम झूला भी झुलाते हैं और चीन से ऑल टाइम सबसे हाई हम लोग व्यापार भी कर रहे हैं। आज की डेट में ट्रेड इंबैलेंस, जो चीज हमें चाहिए वो चीन ने बैन कर रखी है। दूसरा क्या नाम, एनपीके से, और बाकी चीजें आती बेलारूस से। वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शन है, वहां पर अमेरिका ने लगा रखे हैं। उस अमेरिकन सैंक्शन को हिंदुस्तान दूर नहीं करा पा रहा। इतने कमजोर और कायर लोगों की सरकार है। आप इस चीज को समझो, इसमें डीएम और एसपी की कोई गलती नहीं है। अगर आपके पास खाद होगी ही नहीं तो होल्डिंग कौन करेगा? और होल्डिंग करने के लिए हिंदुस्तान में तो आप कह रहे हैं खाद नहीं है, इसीलिए जालंधर में, पंजाब में लूटमार भी हो रही है, अलग अलग जगहों से हिंसा हो रही है। मैं आपसे सुनिए वही बात, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, सरकारें किसी की भी हो, इंपोर्ट तो केंद्र सरकार को करना है। इंपोर्ट तो केंद्र सरकार करेगी, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और जो सरकार किसान आयोग और सीएससीपी में 2 किसान मेंबर नहीं रख सकती, वो इंपोर्ट के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई थी ये भी तो हमें बता दे। सबको पता था बेलारूस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लग रहे, सबको पता था कि चीन जो है अगले 2 साल के लिए हमें अस्थायी रूप से बैन कर रहा है खाद के लिए। इन लोगों ने क्या किया बताए ना ये लोग। एक बात, और दूसरी बात आप आ जाइए कि इसलिए आप इस पे मत कहिए ये केंद्र सरकार जिम्मेवार है, शुद्ध केंद्र सरकार जिम्मेवार है, राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं। बस्तर में किसानों पर गोलियां चल जाती हैं, हनुमानगढ़ में दलित की हत्या हो जाती है, बाजरा आप 1100 रुपए पर खरीदते हैं, 2250 रुपए का बाजरा राजस्थान में, सारी जिम्मेदारी केंद्र पर। ना, खाद की कमी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। बाजरे की 1100 रुपए की खरीद अगर राजस्थान में होती है तो राज्य सरकार जिम्मेवार है, मध्य प्रदेश में होती है तो भाजपा सरकार जिम्मेवार है, पंजाब में होती है तो क्या नाम कांग्रेस जिम्मेवार है, और हरियाणा में होती है तो भाजपा जिम्मेवार है, यूपी में होती है तो भाजपा जिम्मेवार है। आप बात समझो, पहले तो आप खाद को रखो, खाद की कमी के लिए केंद्र सरकार, सिर्फ केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है, इसको मानो। अब आप आ जाओ धान पर, और आप आ जाओ बाकी फसलों पर। भाई छत्तीसगढ़ वाला मॉडल बाकी सब लोग क्यों नहीं अपना लेते? छत्तीसगढ़ में हम 2500 रुपए पर क्विंटल धान खरीद रहे हैं, और केंद्र सरकार हमें खरीदने से रोक रही है। जब हमने 2017-18 में खरीदा था धान, 18-19 में खरीदा था, तब केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख करके कहा कि अगर आप 700 रुपए पर क्विंटल किसानों को देंगे तो हम केंद्रीय पूल में आपका चावल नहीं लेंगे। तो हमने क्या किया, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बहुत साफ किया कि 10,000 रुपए पर एकड़ किसान को इनपुट कॉस्ट दे दी, यानी 650 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से दे दिया। तो फिर धान उसको 2500 रुपए किलो मिल गया, 2500 रुपए क्विंटल में उसका दाम मिल गया। उसके बाद आप आ जाइए, उससे धान की बात कर दी, कर्ज माफी करके सरकार बनाई थी, सारे किसानों की कर्ज माफी हो गई, बिल्कुल हुई।
मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है संदीप चौधरी जी, भूपेश बघेल जी के अंडर में, जहां पर बिना किसी कैप के एक एक किसान का, चाहे वो 80 रुपए का कर्ज हो, ये वही खेल है जो अभिमन्यु को हार बता रहे थे, कागजों में आंकड़े दिखाने के लिए भरपाई हो जाती है। मैं आपको बता दूं, जो सजा संदीप चौधरी देंगे वो सुरेंद्र राजपूत लेने के लिए तैयार है, अगर छत्तीसगढ़ में एक एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ हो, एक एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ हो। आपको मैं फिर मतलब मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, 20 सेकंड। सब, हाँ 20 सेकंड मेरे को दे दीजिए। तो आपको मैं बताऊं, अगले साल से हमने राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 9,000 रुपए पर एकड़ देना शुरू किया, फिर से 2,500 रुपए, और इसमें बाकी फसलें भी, कोदो भी कर दिया, गेहूं भी कर दिया। तो झारखंड में भी मिली जुली सरकार है, पंजाब में ये करवा दो, राजस्थान में ये करवा दो। सर देखो, आपने 20 सेकंड कहे थे, 20 सेकंड तो मेरे को दे दो ना। हाँ। पहले तो मैं आपको मॉडल बता रहा हूं जिसको पंजाब को भी फॉलो करना चाहिए, हरियाणा को भी, यूपी को भी फॉलो करना चाहिए, बिहार को भी फॉलो करना चाहिए। नहीं, इसमें राजनीतिक एका क्यों नहीं होती प्रमोद चौधरी? सवाल तो यहां पर है ना, राजनीतिक एका होती है क्या, या ये चरित्र है? मैं वो बात फिर दोहराना चाहूंगा, सरकारों का चरित्र है। कॉरपोरेट वर्ल्ड मांगेगा, जो मांगता है मिल जाता है। 10-10 लाख के, करोड़ के एनपीएस गोल हो जाते हैं, बुक से गायब हो जाते हैं। किसान की एक एक बात की जानकारी तफसील से दी जाती है, ऐसे दी जाती है मानो एहसान किया जा रहा है, जबकि उसकी मेहनत की जो फसल है उसकी खरीदारी करोगे तो पैसे नहीं दोगे क्या? वो मिल रहे हैं क्या? धान की बात करूं तो, जो मेरा पहला सवाल था। संदीप जी, ऐसा है कि जैसा एमएसपी की तो कोई बात ही नहीं है, आंदोलन जो चल रहा है उसमें एमएसपी कहीं नहीं, उसमें तो ये है कि 3 कानून वापिस हो। अगर आप कहेंगे कि एमएसपी पे बात कर लेते तो वो लोग ये कहेंगे कि एमएसपी पे बात करेंगे, बाद में उसमें करेंगे, यानी वो 3 कानून तो रहेंगे ही रहेंगे। आंदोलन को छोड़िए, एमएसपी मिलती है क्या? समोद सिंह ने अपनी फसल में आग लगा दी, ये कड़वी हकीकत है क्या? एमएसपी के लिए तो भारतीय किसान संघ जब से स्थापना हुई है, भारतीय किसान संघ का तो एमएसपी तो जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो कोई शब्द ही नहीं बनता। एमआरपी कहे तो मान सकते हैं, इसलिए भारतीय किसान संघ का शुरू से कहना था लाभकारी मूल्य। अब अपन आते मुद्दे के ऊपर, लाभकारी मूल्य जो है वो ये जो ऐसी खरीद हो रही है, सरकार जो खरीद कर रही है, ये तो और ज्यादा खतरनाक है। इसमें तो पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो गई देश की। आपको एक तरफ पूरे देश में केवल धान और गेहूं ये केवल अवेलेबल होगा, जितने की जरूरत नहीं हो उतना अवेलेबल होगा, और दूसरी तरफ दालें जो है बाकी 21 फसलें हैं तो 5% से कम खरीदी हो रही है। तेल है नहीं, ऑयल सीड यहाँ हो ही नहीं रहा, हम पूरा तेल जो है पूरी तरह से इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये सब होना है। अब दूसरी बात आते हैं हम खाद के ऊपर। हाँ। हम खाद के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, मैं खाद के ऊपर भी आता हूँ। ये खाद हमें ये बताइए, ये अभी 100 साल पहले ये खाद चालू हुए, उसके पहले कहा था ये डीएपी और कहा था ये फास्फोरस अलग से देने का? हमारे यहाँ नेचुरल व्यवस्था, वो अलग चीज है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है। आज की तारीख में डीएपी चाहिए किसान को, डीएपी अगर नहीं मिल रहा है तो किसान का क्या होगा प्रमोद बाबू? ये भी मैं आ रहा हूँ संदीप जी, मैं आपको यही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, केवल डीएपी मिलने से काम नहीं चलेगा। ये फास्फोरस, डीएपी का मतलब होता है फास्फोरस। यदि आप फास्फोरस जमीन में डाल देंगे और जमीन में इंसेक्टिसाइड्स के कारण से सारे बैक्टीरिया खत्म हो चुके हैं, वो फास्फोरस का उपयोग पौधे को तब होगा जब जमीन के अंदर सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया अवेलेबल होंगे तो होगा, नहीं तो वो ऐसा कचरे जैसा पड़ा रहेगा वहां जमीन के अंदर। वो डीएपी का कोई मतलब नहीं, वो पैसा अतिरिक्त वो बाहर हो जाता है और उसी वजह से ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकल पा रही है। इस बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ये सारा हम जो इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं आज, नहीं वो आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, पर आज की जो मौजूदा व्यवस्था है, मैं आज की बात कर रहा हूं भाई साहब, कि जो आपने जो ग्लाइफोसेट यहाँ खुलेआम जो हम डाल रहे हैं विडिसाइड के तौर के ऊपर, पूरा कैंसरमय होगा, इसका साबित हो चुका है इसमें। और ये सब तरह के हम ये जो ड्रग एडिक्ट टाइप का हमने किसानों को बना दिया, वो बातें वाजिब हैं, पर वो एकदम थोड़ा छोड़ सकते हैं, या वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर दे सरकार कि कल से ये काम कीजिए और ये है वैकल्पिक व्यवस्था और ये साजो सामान है हम उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल है, हम करने जा रहे हैं और भारतीय किसान संघ शुरू से इसी में कर रहा। हमको ये बताइए, चलिए आप उसका खाका तैयार कीजिए। पर संजू वर्मा, लास्ट कमेंट, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। ये मुद्दे हैं ना भाई, आप कोई चीज बोना चाह रहे हैं, कुछ उगाएंगे, उसके अंदर जो चीज लगती है वो उपलब्ध होनी चाहिए ना।
संजू, आपको आवाज आ रही है? माधव, आप रिस्पॉन्ड कीजिए 20 सेकंड में। यह सरकार का काम है ना। निश्चित रूप से उपलब्ध करवाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर उपलब्ध नहीं है या कहीं कमियां हैं तो सरकार को निश्चित रूप से देखने की आवश्यकता है। तो सरकार को इस बात का संज्ञान लेने की जरूरत है। एमएसपी की हकीकत क्या है, ये समोध सिंह हृदय विदारक है। आप मेहनत करें, चिलचिलाती धूप में कस्सी फावड़े लेकर काम करें और उस मेहनत पर आग लगा दें और खेत सूने, क्योंकि खाद नहीं मिल रहा। उपलब्धता सुनिश्चित कराना व्यवस्था की जिम्मेदारी है। संज्ञान लें। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल।